हेलो प्यारे बच्चों, कल के टर्म में हम लोगों ने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और गैल्वेनिक सेल की वर्किंग के बारे में बात कर रहे थे ना। आगे चलते हैं। देखो, मैंने कल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ाया था ना। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल है ना। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल। अच्छा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल को क्या बोलेंगे? ई नॉट सेल बोलेंगे। और जो हाफ सेल का अगर रिडक्शन पोटेंशियल निकालोगे, ई नॉट एस आर पी बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? एस आर पी, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है ना। अगर हाफ सेल का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालोगे तो इसको बोलेंगे एस ओ पी, है ना। एस आर पी का मतलब क्या है? एस आर पी का क्या मतलब? एस आर पी का मतलब है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। एसओपी का क्या मतलब है? स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ये हाफ सेल के पोटेंशियल होते हैं। एसआरपी और एसओपी की मदद से हम सेल पोटेंशियल निकालते हैं। ये हाफ सेल के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होते हैं। अगर आप हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड कंडीशन पे कैलकुलेट करोगे तो उसे एसआरपी बोलेंगे। स्टैंडर्ड कंडीशन पे हाफ सेल का अगर आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैलकुलेट करोगे उसे एसओपी बोलेंगे ना। अंडरस्टैंड? एसओपी मींस स्टैंडर्ड रिडक्शन, एसओपी मींस स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और एसआरपी मींस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। और इन दोनों की मदद से हम क्या निकालते हैं? सेल का पोटेंशियल, जिसको कहते हैं स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, ई नॉट सेल। ठीक है, आपको पहले से मालूम है ये कैसी प्रॉपर्टी होती है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। ये कैसी प्रॉपर्टी होती है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है ना। अगर आप किसी रिएक्शन की स्टिक्योमेट्री को चेंज कर दें किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करके, तो उसमें उसका पोटेंशियल चेंज नहीं होगा, उसमें उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चेंज नहीं होगा। अच्छा, स्टैंडर्ड क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसको स्टैंडर्ड कंडीशन पे कैलकुलेट किया जाता है। स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होती है जरा समझो। स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होती है? स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब है कोई गैस इन्वॉल्व्ड है। अगर कोई गैस इन्वॉल्व्ड है तो उसका प्रेशर स्टैंडर्ड कंडीशन पर 1 बार लिया जाएगा। स्टैंडर्ड कंडीशन पे 1 बार प्रेशर लिया जाता है। अगर कोई स्पीसीज इन्वॉल्व्ड है, स्पीसीज इन्वॉल्व्ड है तो उसका कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर लिया जाता है। सही है? 1 बार प्रेशर पे सॉलिड एंड लिक्विड प्योर होते हैं। 1 बार प्रेशर पर प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड होते हैं। प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड का कंसेंट्रेशन यूनिटी मानते हैं, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो इनका कंसेंट्रेशन कंसीडर नहीं किया जाता। पर आपको जानकर आश्चर्य होगा, स्टैंडर्ड कंडीशन में टेम्परेचर इन्वॉल्व नहीं होता। स्टैंडर्ड कंडीशन में टेम्परेचर 298 केल्विन नहीं लेते। वो तो जनरली जब हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करते हैं स्टैंडर्ड कंडीशन पर, तो हम लोग जनरली रूम टेम्परेचर ले लेते हैं। तो हम टेम्परेचर कितना ले लेते हैं, बट स्टैंडर्ड कंडीशन में टेम्परेचर इन्वॉल्व नहीं होता। हम जनरली आप कोई भी पोटेंशियल कैलकुलेट करोगे तो किस टेम्परेचर पे करोगे कैलकुलेट? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो नहीं करोगे ना, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे करोगे, जिसको हम लोग 298 केल्विन बोलते हैं। तो अगर आप किसी हाफ सेल का रिडक्शन पोटेंशियल मेजर करो स्टैंडर्ड कंडीशन पे तो उसे एसआरपी बोलते हैं। अगर आप किसी हाफ सेल का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैलकुलेट करो स्टैंडर्ड कंडीशन पे उसे एसओपी बोलते हैं। किसी भी सिंगल हाफ सेल का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल या स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल विदाउट एसएचई कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। असली में ये रिलेटिव पोटेंशियल है विद रिस्पेक्ट टू एसएचई है।
किसी के रिस्पेक्ट में निकाला गया है। असली में ऐसा कभी भी आप एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकाल सकते किसी पोटेंशियल की, मतलब आप रिडक्शन पोटेंशियल की एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकाल सकते, आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकाल सकते, किसी के रिस्पेक्ट में निकालनी होती है। जिसके रिस्पेक्ट में निकालनी होती है उसको कहा जाता है SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। मैं समझाता हूं एक एग्जांपल। मान लो ये जिंक का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है, Zn+2 से किस में कन्वर्ट हो रहा है Zn, ये दे रखा है माइनस का 0.76 वोल्ट। ये क्या दे रखा है बेटा, SRP। अच्छा ये निकाला किसकी मदद से गया है, मैं आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा हूं। ये आप कभी भी सिंगल इलेक्ट्रोड का एब्सोल्यूट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कभी नहीं निकाल सकते, मतलब आप अकेले उसकी वैल्यू कभी नहीं निकाल सकते। इसका मतलब है ये किसकी मदद से कैलकुलेट किया गया है, ये किसके रिलेटिव निकाला गया, SHE के रिलेटिव निकाला गया। ये विद रिस्पेक्ट टू SHE निकाला गया है, इसको SHE के रिस्पेक्ट में निकाला गया। दिस इज रिलेटिव, ये रिलेटिव निकाला जाता है किसी के, और वो किसके रिलेटिव निकाला जाता है, SHE के। वैसे तो ये बात आगे करनी थी मुझे, पर मैं आपको बताना चाहता हूं ये जो सिंगल इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आता है, जो गिवन होता है, ये किसके रिस्पेक्ट में निकाला जाता है, SHE मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अच्छा अगर मैं आपसे ये बोलूं सेल का जो पोटेंशियल है वो स्टैंडर्ड कंडीशन में क्या होता है, उसको कहते हैं E0 सेल, सही है। किसी हाफ सेल का रिडक्शन पोटेंशियल स्टैंडर्ड कंडीशन में क्या बोला जाता है, SRP। किसी हाफ सेल का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल स्टैंडर्ड कंडीशन में क्या बोला जाता है, SOP। अगर मैं आपसे पूछूं SOP और SRP का क्या मतलब है, तो आप बड़े आराम से बताएंगे कि अगर हम किसी का स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल रहे हैं तो उस समय कंडीशन स्टैंडर्ड होनी चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय द कंडीशन स्टैंडर्ड होनी चाहिए, स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब है उस समय अगर उस रिएक्शन में कोई भी गैसेस इन्वॉल्व है तो उनका प्रेशर आपको 1 बार लेना है, कोई भी आयनिक स्पीसीज इन्वॉल्व है उसका कंसेंट्रेशन आपको 1 मोलर लेना है। जनरली टेम्परेचर स्टैंडर्ड कंडीशन में कैलकुलेट नहीं होता, जनरली टेम्परेचर स्टैंडर्ड कंडीशन में कैलकुलेट नहीं होता है, जनरली टेम्परेचर स्टैंडर्ड कंडीशन में कैलकुलेट नहीं होता है। उसको हम लोग जो कैलकुलेट करते हैं, उसको जो हम कैलकुलेट करते हैं वो जनरली हम 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेजर करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये फिक्स है, ये फिक्स नहीं है, ऐसा नहीं है ये फिक्स है, हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं किस कंडीशन पे, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर या 298 केल्विन पर। इसीलिए दूसरी चीज ये बता दूं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है सेल का वो एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो सही है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं करती। यहाँ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस से लेना देना नहीं है, मैं इसका मतलब बताता हूँ। जितनी मैथमेटिकल अलजेब्रिक ऑपरेशन है वो सारे वैलिड होते हैं किसके लिए, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज के लिए। मतलब अगर आपने दो रिएक्शन को ऐड कर दिया तो उनकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज भी ऐड हो जाएंगी, अगर आपने दो रिएक्शन को सब्ट्रैक्ट कर दिया उनकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी भी सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, अगर आपने दो रिएक्शन को मल्टीप्लाई कर दिया 2 फैक्टर से तो उनकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बट इंटेंसिव प्रॉपर्टी के लिए मैथमेटिकल अलजेब्रिक ऑपरेशन वैलिड नहीं होती। अब जरा मुझे आप बताओ, इस SRP और SOP की मदद से हम सेल पोटेंशियल निकालते हैं। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गैल्वेनिक सेल में मैं फिर लिख रहा हूं यहाँ पर, ये फॉर्मूला ही सब कुछ कहानी रचेगा इस चैप्टर की। मैं जो ये फॉर्मूला लिख रहा हूं यही कहानी रचेगा इस चैप्टर की। फॉर्मूला ये कहता है, फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है अगर आपको सेल पोटेंशियल निकालना है, किसी गैल्वेनिक सेल का सेल पोटेंशियल अगर आपको निकालना है, सुन रहे हैं मेरी बात, किसी गैल्वेनिक सेल का अगर आपको सेल पोटेंशियल निकालना है स्टैंडर्ड कंडीशन में, तो जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा उसका स्टैंडर्ड कंडीशन में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ले लो, और जिसका रिडक्शन हो रहा होगा उसका स्टैंडर्ड कंडीशन में रिडक्शन पोटेंशियल ले लो। फॉर्मूला पढ़ो फिर से, बोलो मनी मन में दोहराओ, मनी मन में दोहराओ। जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, जिसका ऑक्सीडेशन होगा उसका कौन सा पोटेंशियल लोगे, जिसका ऑक्सीडेशन होगा उसका कौन सा पोटेंशियल लोगे, जिसका ऑक्सीडेशन होगा उसका कौन सा पोटेंशियल लोगे, उसका लोगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। जिसका रिडक्शन हो रहा होगा उसका कौन सा पोटेंशियल लोगे, जिसका रिडक्शन हो रहा होगा उसका कौन सा पोटेंशियल लोगे, जिसका रिडक्शन हो रहा होगा उसका कौन सा पोटेंशियल लोगे, रिडक्शन पोटेंशियल लोगे। जिसका ऑक्सीडेशन हो, यही है इस चैप्टर की पूरी कहानी। ये है गैल्वेनिक सेल का अगर आप स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल निकाल रहे हो तो आपको जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिसका रिडक्शन, अच्छा जैसे 5 स्टार होटल सबसे बेहतर होते हैं ना,
5 स्टार और 7 स्टार, वैसे ये फॉर्मूला सबसे बेहतर है, समझे? ये फॉर्मूला सबसे बेहतर है। अगर आप किसी गैल्वेनिक सेल का सेल पोटेंशियल निकालना चाहते हो तो आपको जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लेना है, जिसका रिडक्शन हो रहा है उसका रिडक्शन पोटेंशियल लेना है, और दोनों को ऐड कर देना है। मैं फिर बता रहा हूँ, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक कैसी प्रॉपर्टी होते हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक कैसी प्रॉपर्टी होते हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होते हैं। स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब मालूम चल गया कि जितनी गैसेस उसमें इन्वॉल्व होंगी उनका प्रेशर 1 बार लेना है, जितनी आयनिक स्पीसीज उसमें इन्वॉल्व होंगी उनका कंसंट्रेशन 1 मोलर लेना है। 1 बार प्रेशर पे प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड यूनिटी होते हैं, वो प्योर होते हैं, प्योर का कंसंट्रेशन कंसीडर नहीं करना, और टेम्परेचर जनरली हम मेजर करते वक्त 298 केल्विन रहते हैं। एसआरपी का मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है हाफ सेल का, जहां ऑक्सीडेशन एसओपी का मतलब स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, और ई नॉट सेल का मतलब स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल है। समझ गए नहीं समझ गए? स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। अब आप अच्छे से समझो, फिर मुझे कुछ बताओ, कोई दिक्कत है तो। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, स्टैंडर्ड का मतलब होता है जो कैलकुलेट किया गया हो स्टैंडर्ड कंडीशन पे। इंटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब हो गया मैथमेटिकल एल्जेब्रिक ऑपरेशन इज नॉट वैलिड फॉर इंटेंसिव प्रॉपर्टी। चलिए यहाँ तक की बात हम लोग पढ़ चुके हैं अच्छे से। अब हम डालते हैं आईयूपीएसी रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल। किसी गैल्वेनिक सेल का आईयूपीएसी रिप्रेजेंटेशन हम लोग पढ़ रहे हैं। किसी गैल्वेनिक सेल का आईयूपीएसी रिप्रेजेंटेशन हम पढ़ रहे हैं। आईयूपीएसी रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेनियल सेल लिख लो पहले तो। आईयूपीएसी रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेनियल सेल। बच्चों जल्दी से ऑफलाइन क्लासेस होने वाली हैं, आप लोग है ना बिल्कुल रेडी हो जाएं, क्योंकि बहुत कुछ पढ़ाना है, बहुत कुछ कवर करना है। क्योंकि ऑनलाइन में तो स्लो पढ़ाना पड़ता है, बट ऑफलाइन में आपको सामने से पढ़ाऊंगा, बहुत चीज़ें कवर करनी है। समझ रहे हैं मेरी बात? तो अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं आईयूपीएसी रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल। ठीक है, पहले हेडिंग डाल दें, आईयूपीएसी रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल। बच्चों मैं एक चीज बता दूं, ये जो 2 पैरेलल लाइंस हैं ये सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करती हैं। ये 2 पैरेलल लाइंस हैं, ये सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करती हैं। ये वाला जो हिस्सा है लेफ्ट हैंड साइड, ये एनोड वाला है, एनोड पार्ट है। ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल को रिप्रेजेंट करता है। OHC का मतलब ऑक्सीडेशन हाफ सेल। जो ये वाला हिस्सा है राइट साइड वाला, ये कैथोड पार्ट है, ये कैथोड पार्ट है। ये रिडक्शन हाफ सेल को रिप्रेजेंट करता है, ये रिडक्शन हाफ सेल को रिप्रेजेंट करता है। सही है? किसी भी आईयूपीएसी रिप्रेजेंटेशन पढ़ रहे हैं आप लोग सेल का, ये जो 2 पैरेलल लाइंस हैं, ये वाला हिस्सा लेफ्ट हैंड साइड का होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड जो भी गैल्वेनिक सेल का पार्ट होगा वो ऑक्सीडेशन बताएगा, एनोड पार्ट बताएगा, और जो राइट हैंड साइड वाला पार्ट होगा वो ऑलवेज रिडक्शन बताएगा, कैथोडिक पार्ट बताएगा। तो यहाँ क्या हो रहा है, आप अगर डेनियल सेल में चलते हैं तो जिंक सॉलिड कन्वर्ट हो रहा होता है Zn2 प्लस एक्वस में। ठीक है, जिंक सॉलिड चेंजेस इनटू Zn2 प्लस एक्वस एंड कॉपर 2 प्लस एक्वस कन्वर्ट हो रहा होता है कॉपर। यही होता है ना, जिंक टूट के Zn2 प्लस में आता है, कॉपर प्लस 2 गेन कर करके कॉपर में कन्वर्ट होता है। मैं आपको ये चीज बता रहा हूं, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेनियल सेल। अब मैंने कुछ पॉइंट लिखे हैं, आप लोग भी लिख लीजिएगा। मैंने पहला पॉइंट लिखा है, रिप्रेजेंट एनोड पार्ट टू द लेफ्ट साइड। सब बात आपने लिखी हुई है। रिप्रेजेंट एनोड पार्ट टू द लेफ्ट साइड, रिप्रेजेंट कैथोड पार्ट टू द राइट साइड। Both parts are separated by
both parts are separated by parallel vertical lines represent salt bridge. चलिए नोट करिए। तो x, अब आपको मैं बता दूं, यहां पर एक पॉइंट और लिखना चाह रहा हूं मैं, कहां जगह है, यहां पर जो चार्ज कैरियर होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को ले जाने, और जो चार्ज कैरियर है इलेक्ट्रॉन्स के जो चार्ज कैरियर है वो या तो एक्सट्रीम लेफ्ट एंड एक्सट्रीम राइट में होते हैं, जो चार्ज कैरियर हैं इलेक्ट्रॉन्स के वो एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट में होते हैं। मैं लिख रहा हूं, फिर से मैं लिख रहा हूं यहां पर, इस बात को नोट करके लिखेंगे। अच्छा, चार्ज कैरियर है कौन, पहली बात बताइए, चार्ज कैरियर कौन है? चार्ज कैरियर है जिंक और कॉपर रॉड। ये चार्ज कैरियर है, ये इलेक्ट्रॉन को लेने और ले जाने के काम करते हैं ना। इलेक्ट्रॉन चार्ज कैरियर कौन है? जिंक एंड कॉपर। कहां प्रेजेंट है? ये एक्सट्रीम लेफ्ट में प्रेजेंट है, ये एक्सट्रीम राइट में प्रेजेंट है। ध्यान रखिएगा, जो चार्ज कैरियर है वो एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट में प्रेजेंट होने चाहिए। चार्ज कैरियर एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट में प्रेजेंट होती है। ये इलेक्ट्रॉन को ले जाने का काम करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लाने ले जाने का काम करते हैं, है ना? बोलो बेटा। नीट इज द गेम ऑफ टाइम, IIT इज द गेम ऑफ माइंड। याद रखेंगे, नीट इज द गेम ऑफ टाइम एंड IIT इज द गेम ऑफ माइंड। आप IIT क्वालिफाई करना चाहते हैं, आपका हर चीज आपको माइंड के हिसाब से सोच के चलनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। और अगर आप नीट क्वालिफाई करना चाहते हैं, उसमें एकेडमिक्स लेवल के क्वेश्चन आते हैं, तो आपको स्पीड बनानी पड़ेगी। स्पीड, नीट के क्वेश्चन करने के लिए स्पीड चाहिए, IIT के क्वेश्चन करने के लिए आपको माइंड चाहिए। ऐसा नहीं कि उसमें माइंड नहीं चाहिए, माइंड चाहिए, बट उतना डीप लेवल पर नहीं क्वेश्चन करना होता है। चार्ज कैरियर जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स के, जो चार्ज कैरियर है जो इलेक्ट्रॉन को ले जाने का काम करते हैं, वो एक्सट्रीम लेफ्ट में होते हैं, एक्सट्रीम राइट में होते हैं। यहाँ पर चार्ज कैरियर कौन है, मैंने एग्जांपल बता दिया, जिंक एंड कॉपर। तो डेनियल सेल का जो रिप्रेजेंटेशन है, जो लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट है वो एनोडिक पार्ट है, जो राइट हैंड साइड वाला पार्ट है वो कैथोडिक पार्ट है। लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट ऑक्सीडेशन हाफ सेल है, राइट हैंड साइड वाला पार्ट रिडक्शन हाफ सेल है। रिप्रेजेंट एनोड पार्ट टू द लेफ्ट साइड, ऑलवेज गैल्वेनिक सेल के अंदर एनोड पार्ट को लेफ्ट साइड यूज करना है, कैथोड पार्ट को ऑलवेज राइट हैंड साइड में यूज करना है। these two vertical lines मैंने ये समझाने के लिए लगाया है डॉट डॉट, these two vertical lines represent the salt bridge। अच्छा, आप ये देखो कि आप बार-बार एक बॉक्स बनाओगे, बार-बार उसमें इलेक्ट्रोड को डिप कराओगे, बार-बार आप एक वायर से कनेक्ट करोगे, बार-बार आप एक सॉल्ट ब्रिज बनाओगे, हो गया हमारा पेज तो इसी से भर गया। हमारे को अगर मान लो हमें कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है तो बार-बार हम गैल्वेनिक सेल का सेटअप करेंगे, नहीं करेंगे ना, बार-बार हम गैल्वेनिक सेल का सेटअप नहीं करेंगे ना। जो एक्सट्रीम लेफ्ट साइड है वो आपका एनोडिक पार्ट है, जो एक्सट्रीम राइट साइड है वो कैथोडिक पार्ट है। एनोडिक पार्ट आपका नेगेटिवली चार्ज होता है, मैं कल सिखा चुका हूं। कैथोडिक पार्ट आपका पॉजिटिवली चार्ज होता है, याद है ना। कैथोडिक पार्ट में रिडक्शन होता है, ये चीज कभी चेंज नहीं हो सकती। एनोडिक पार्ट जो लेफ्ट हैंड साइड है उस पर कभी भी रिडक्शन नहीं हो सकता, वो ऑलवेज ऑक्सीडेशन होगा। कैथोडिक पार्ट का ऑलवेज रिडक्शन होगा। अगर मान लीजिए आपको इसका सेल पोटेंशियल निकालना है तो इस वाले हिस्से का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ले लो, इस वाले हिस्से का रिडक्शन पोटेंशियल ले लो, दोनों को जोड़ दो, सेल पोटेंशियल आ जाएगा। फिर बोल रहा हूं, इस वाले हिस्से का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ले लो, इस वाले हिस्से का रिडक्शन पोटेंशियल ले लो, दोनों को जोड़ दो, सेल पोटेंशियल आ जाएगा। चलिए आगे। जो चार्ज कैरियर होते हैं वो एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट में होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन को लाने ले जाने का काम करते हैं, जैसे जिंक और कॉपर। जो एनोडिक वाला पार्ट है वो लेफ्ट हैंड साइड, जो कैथोडिक वाला पार्ट है वो राइट हैंड साइड। ये आप IUPAC रिप्रेजेंटेशन पढ़ रहे हैं सेल का। मैं आपको बता दूं, दो तरीके के इलेक्ट्रोड होते हैं। एक इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है जो चार्ज कैरियर का काम करता है बट खुद पार्टिसिपेट नहीं करेगा,
बेटा ये बताओ, आप एक्वस का तो इलेक्ट्रोड बना नहीं सकते, गैस का इलेक्ट्रोड बना नहीं सकते, तो आपको एक ऐसा इलेक्ट्रोड यूज करना पड़ेगा जो चार्ज कैरियर का काम करे, जो चार्ज कैरियर का काम करे। आपको एक ऐसा इलेक्ट्रोड यूज करना पड़ेगा जो चार्ज कैरियर का काम करे बट खुद रिएक्ट ना हो। तो दो तरीके के इलेक्ट्रोड होते हैं, आप नोट करेंगे, दो तरीके के इलेक्ट्रोड होते हैं। हेडिंग डालिए, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड। सारी चीजें सिखा रहा हूँ धीरे धीरे से, आपको चिंता नहीं करो। इलेक्ट्रोड में भी टू टाइप है ना, इलेक्ट्रोड दो तरीके के होते हैं। इलेक्ट्रोड में भी टू टाइप्स, इलेक्ट्रोड दो तरीके के होते हैं। वन इज कॉल्ड इनर्ट इलेक्ट्रोड, जैसे प्लेटिनम, इनर्ट इलेक्ट्रोड जो खुद रिएक्ट नहीं होंगे, सिर्फ वो चार्ज कैरियर का काम करेंगे। बेटा आप गैस का इलेक्ट्रोड तो बना नहीं सकते, एक्वस का इलेक्ट्रोड बना नहीं सकते, फिर उस केस में इलेक्ट्रॉन्स कहां से कौन करेगा चार्ज कैरियर का काम? उस केस में इनर्ट इलेक्ट्रोड करेंगे। इनर्ट इलेक्ट्रोड कौन है? इनर्ट इलेक्ट्रोड कौन है जरा बताओ? प्लेटिनम है इनर्ट इलेक्ट्रोड और एक ग्रेफाइट है। दो इनर्ट इलेक्ट्रोड होते हैं। अब स्कूल ये सब छोड़ देता है, ये कह देता है स्कूल आप जानो, आपको इतना आता होगा। इनर्ट इलेक्ट्रोड दो होते हैं, प्लेटिनम और ग्रेफाइट। मतलब जिन केसेस में गैस के केस में आपको इनका सहारा लेना पड़ेगा। अरे गैस का इलेक्ट्रोड थोड़ा बन सकता है, एक्वस का इलेक्ट्रोड थोड़ा बन सकता है, तो उस केस में आपको ये लेना पड़ेगा। तो ये इनर्ट इलेक्ट्रोड है। अब इस केस में मैं लिख रहा हूं इनर्ट इलेक्ट्रोड एक्ट ओनली, मैंने क्या बताया था, एक्ट ओनली एज इलेक्ट्रॉन कैरियर। ये इलेक्ट्रॉन को लाने ले जाने का काम करेंगे between two half cell and do not react and do not involve in cell reaction. Do not involve in cell reaction is a very important point number 1. तो इलेक्ट्रोड का पहला टाइप होता है प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड या ग्रेफाइट का इलेक्ट्रोड। ये यूज करते हैं जब गैस फेज आ जाए या फिर एक्वस फेज आ जाए। उस केस में गैस का तो इलेक्ट्रोड बन नहीं सकता, तो उस केस में ऐसे इलेक्ट्रोड लिए जाते हैं जो खुद रिएक्शन में इन्वॉल्व ना हो बट वो चार्ज कैरियर का काम करें। तो वो काम करते हैं प्लेटिनम और ग्रेफाइट। प्लेटिनम और ग्रेफाइट वो काम करते हैं। बच्चों एक मिनट, ठीक है। इनर्ट इलेक्ट्रोड हो गए। एक दूसरा केस होता है, जो दूसरा केस होता है मेरे प्यारे बच्चों वो होता है एक्टिव इलेक्ट्रोड का। दूसरा केस होता है वो होता है एक्टिव इलेक्ट्रोड का। दूसरा केस होता है एक्टिव इलेक्ट्रोड का। एक्टिव इलेक्ट्रोड का मतलब जानते हो? जो इलेक्ट्रोड चार्ज कैरियर का तो काम करेंगे ही करेंगे और इन्वॉल्व भी होंगे रिएक्शन। जैसे अभी जिंक का डैनियल सेल में जिंक और कॉपर के इलेक्ट्रोड खुद भी इन्वॉल्व हो रहे हैं रिएक्शन में और काम भी कर रहे हैं। किसका काम भी कर रहे हैं? इन्वॉल्व भी हो रहे हैं और चार्ज कैरियर का काम भी कर रहे हैं। उनको कहा जाता है एक्टिव इलेक्ट्रोड। विच टेक पार्ट। अब भाई गैस का इलेक्ट्रोड तो बना नहीं सकते ना, तो फिर उस केस में चार्ज कैरियर लेना पड़ेगा ना, कोई ऐसा लेना पड़ेगा जो खुद रिएक्ट ना हो, गैस रिएक्ट करे। तो वो कौन होगा? प्लेटिनम और ग्रेफाइट। और कुछ ऐसे इलेक्ट्रोड होते हैं जो खुद भी रिएक्ट करते हैं, विच टेक पार्ट इन अ सेल रिएक्शन, विच टेक पार्ट in cell reaction and also act as a electron carrier, जैसे जिंक रॉड, कॉपर रॉड इन डैनियल सेल। जैसे जिंक रॉड एंड कॉपर रॉड इन डैनियल सेल, समझ में आया? जैसे जिंक रॉड और कॉपर रॉड इन डैनियल सेल। अब जैसे देखो जिंक रॉड में जिंक, आप जरा देखो ये जिंक सॉलिड है, ये चार्ज कैरियर का भी काम कर रहा है और खुद को ऑक्सीडाइज भी करेगा, कन्वर्ट करेगा Zn2+ में, रिएक्शन में इन्वॉल्व भी हो रहा है। जो कॉपर 2+ है वो इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर में भी कन्वर्ट होगा।
तो ये चार्ज कैरियर का काम भी कर रहे हैं एज वेल एज रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो ऐसे इलेक्ट्रोड को बोला जाता है एक्टिव इलेक्ट्रोड एंड ऐसे इलेक्ट्रोड को बोला जाता है इनर्ट इलेक्ट्रोड। तो इलेक्ट्रोड के दो टाइप होते हैं। अरे भैया गैस का इलेक्ट्रोड बना तो दोगे, तो गैस के केस में चार्ज कैरियर कौन काम करेगा? गैस के केस में चार्ज कैरियर का काम कौन करेगा? गैस के केस में चार्ज कैरियर का काम करेगा प्लेटिनम और ग्रेफाइट। एक्टिव इलेक्ट्रोड का मतलब है खुद भी इन्वॉल्व हो रहे हैं एज वेल एज चार्ज कैरियर का भी काम कर रहे हैं। तो ये एग्जांपल डेनियल सेल का है, डेनियल सेल का एग्जांपल है, समझ रहे हो? तो दो तरीके के इलेक्ट्रोड होते हैं, दो तरीके के इलेक्ट्रोड होते हैं। एक इलेक्ट्रोड को बोला जाता है एक्टिव इलेक्ट्रोड, एक इलेक्ट्रोड को बोला जाता है इनर्ट इलेक्ट्रोड। इनर्ट इलेक्ट्रोड वो होते हैं जो खुद पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, उनका काम सिर्फ चार्ज कैरियर का। भाई गैस का इलेक्ट्रोड तो बना नहीं सकते, तो उस केस में ऐसा इलेक्ट्रोड लेना पड़ता है जो चार्ज कैरियर का काम करे बट खुद पार्टिसिपेट ना करे। तो वो केस होते हैं प्लेटिनम और ग्रेफाइट। और कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनमें इलेक्ट्रोड भी पार्टिसिपेट करता है एज वेल एज चार्ज कैरियर है, वो कहलाते हैं एक्टिव इलेक्ट्रोड। तो प्लेटिनम जब भी आए तो समझ जाएंगे ना कि वो इनर्ट इलेक्ट्रोड है और उसका काम सिर्फ चार्ज कैरी करने का है, चार्ज कैरियर है। चलिए अब मैं आपको बताता हूं। देखिए आपने जब सेल्फ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ा था तब आपने मेटल रॉड को सॉल्यूशन में डिप किया था। तो मेटल रॉड और सॉल्यूशन के बीच में जो पोटेंशियल जनरेट हुआ था वो कहां जनरेट हुआ था? इंटरफेस पे जनरेट हुआ था, सरफेस पे जनरेट हुआ था मेटल के। कहां जनरेट हुआ था? इंटरफेस पे जनरेट हुआ था ना। और जब इंटरफेस पे जनरेट हुआ था तो इंटरफेस पे जनरेट हुआ था तो दो डिफरेंट फेजेस को बताने के लिए हम एक वर्टिकल लाइन यूज करते हैं। ये वर्टिकल लाइन क्या बताती है? दो डिफरेंट फेजेस को बताती है, इंटरफेस को बताती है। जब दो चीजें जो आपस में कांटेक्ट में हैं उनके बीच में अगर फेज का डिफरेंस है तो उस चीज को वर्टिकल लाइन से बताया जाता है। अगर दो चीजें कांटेक्ट में, जैसे जिंक रॉड सॉलिड है, जिंक आयन का सॉल्यूशन है, एक सॉलिड है एक लिक्विड है, तो दोनों के बीच में इंटरफेस है ना, मतलब दोनों के बीच में जो पोटेंशियल जनरेट होता है वो कहां जनरेट होता है? इंटरफेस पर। इंटरफेस का मतलब सरफेस पर, वहां पर जनरेट होता है। वहां पर जनरेट होता है तो ये चीज क्या बोलती है? ये चीज बताती है कि दोनों के बीच में फेज का डिफरेंस है, फेज का डिफरेंस है। तो दो चीजें जो एक दूसरे के कांटेक्ट में आती हैं उनके फेज में अगर डिफरेंस होगा तो उनको बताया जाएगा वर्टिकल लाइन से। जैसे जिंक सॉलिड है और वो कन्वर्ट हो रहा है Zn2 प्लस एक्वस में, तो ये एक्वस है, ये एक्वस है, ये सॉलिड है, तो ये दोनों के बीच में फेज डिफरेंस है। तो जहां दोनों के फेज अलग अलग होते हैं वहां बताने के लिए वर्टिकल लाइन यूज करते हैं। वर्टिकल लाइन वहां यूज करते हैं जहां दोनों के फेजेस में डिफरेंस हो। जैसे कॉपर 2 प्लस एक्वस चेंजेस इनटू कॉपर, तो यहां पर दोनों के फेजेस में डिफरेंस है, ये इंटरफेस को बताता है। तो जहां फेजेस में डिफरेंस होगा वहां आप यूज करेंगे वर्टिकल लाइन। जहां फेजेस में डिफरेंस होगा वहां आप यूज करेंगे वर्टिकल लाइन। मेरी बात सुन लीजिए, दो तरीके के इलेक्ट्रोड होते हैं, एक एक्टिव इलेक्ट्रोड होता है और एक इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है। इनर्ट इलेक्ट्रोड वो होते हैं जब गैसेस जैसा केस आ जाए उसमें चार्ज कैरियर का काम यही इलेक्ट्रोड करते हैं। ये इलेक्ट्रोड सिर्फ चार्ज कैरियर का काम करते हैं, रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते। एक्टिव इलेक्ट्रोड वो होते हैं जो चार्ज कैरियर का भी काम करते हैं और रिएक्शन में इन्वॉल्व भी होते हैं। मैंने शुरुआत करी थी आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बता के। अगर हम सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल अगर हम कैलकुलेट करते हैं स्टैंडर्ड कंडीशन पे तो उसे ई नॉट सेल बोलते हैं। अगर किसी हाफ इलेक्ट्रोड का हम रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं स्टैंडर्ड कंडीशन पर तो उसे एसआरपी बोलते हैं। अगर हम किसी हाफ सेल का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं स्टैंडर्ड कंडीशन पे तो उसे एसओपी बोलते हैं। अगर हमें सेल का पोटेंशियल दो हाफ सेल की मदद से निकालनी है तो जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा उसका एसओपी लेंगे, जिसका रिडक्शन हो रहा होगा उसका एसआरपी लेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो सेल का पोटेंशियल आ जाएगा। ये फार्मूला होता है गैल्वेनिक सेल में सेल पोटेंशियल निकालने का एट स्टैंडर्ड कंडीशन। चलिए यहां तक की बात हो गई थी। स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब है जो भी रिएक्शन में गैसेस इन्वॉल्व होंगी उनका प्रेशर 1 बार लेना है, जो भी रिएक्शन में कंसंट्रेशन, जो भी आयनिक स्पीसीज होंगी उनका कंसंट्रेशन आपको 1 मोलर लेना है। ये आपको लेना ही लेना है, समझ गए मेरी इतनी बात। दूसरा, टेम्परेचर की कोई कंडीशन फिक्स नहीं होती, बट जनरली हम लोग जो मेजर करते हैं सेल पोटेंशियल या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल उस समय हम 25 डिग्री सेंटीग्रेड लेते हैं। डेनियल सेल में मैंने आपको बताया था कि जो लेफ्ट साइड है उस पर एनोड पार्ट होता है, वहां ऑक्सीडेशन होता है, वो आपका ऑक्सीडेशन हाफ सेल होता है, लेफ्ट साइड होता है एनोडिक पार्ट होता है, बीच में दो वर्टिकल लाइंस होती हैं जो सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करती हैं। दूसरी साइड राइट हैंड साइड पे कैथोडिक पार्ट होता है, रिडक्शन हाफ सेल होती है। यहां बात समझ में आ गई। इलेक्ट्रॉन कैरियर जो है इलेक्ट्रॉन को ले जाने और लाने का जो काम करते हैं वो एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट में प्रेजेंट होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को लाने और ले जाने का काम करते हैं।
वो एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट में प्रेजेंट होते हैं, ये भी बात आपने समझ ली। अब मैं आपको बता रहा हूं जहां फेज का डिफरेंस आएगा वहां पर आपको उनको सेपरेट करना होगा वर्टिकल लाइन से। जहां फेज का डिफरेंस आएगा वहां उनको आप सेपरेट करेंगे वर्टिकल लाइन से। जहां फेज का डिफरेंस आएगा वहां आप सेपरेट करेंगे वर्टिकल लाइन से। जहां फेज का डिफरेंस आएगा वहां आप सेपरेट करेंगे उनको वर्टिकल लाइन से। और जहां फेज का डिफरेंस नहीं आएगा वहां आप सेपरेट करेंगे उनको कॉमा से। जहां फेज का डिफरेंस नहीं आएगा वहां आप सेपरेट करेंगे उनको कॉमा से। मेरी बात समझ ली आपने बहुत ध्यान से। इसी चीज को लैंग्वेज के फॉर्म में हम लोग लिखेंगे, इसी चीज को लैंग्वेज के फॉर्म में लिखेंगे। जहां फेज का डिफरेंस आएगा, जहां फेज का डिफरेंस आएगा वहां हम उन्हें सेपरेट करेंगे वर्टिकल लाइन से। जहां फेज का डिफरेंस आएगा वहां उन्हें हम सेपरेट करेंगे वर्टिकल लाइन से। जहां फेज का डिफरेंस आएगा वहां हम सेपरेट करेंगे वर्टिकल लाइन से। जहां पर फेज का डिफरेंस नहीं आएगा, जहां दोनों के फेजेस सेम होंगे, वहां हम रिप्रेजेंट करेंगे उनको कॉमा से। समझ गए मेरी बात? बिल्कुल बात समझ गए? नहीं समझे हो तो फिर बता दो। जहां फेज का डिफरेंस आप मैं समझा रहा हूं, सिंगल वर्टिकल लाइन मैं लिख रहा हूं, सब समझेंगे। सिंगल वर्टिकल लाइन, सिंगल वर्टिकल लाइन, सिंगल वर्टिकल लाइन represent the interface between two different phases। दो डिफरेंट फेजेस के बीच में इंटरफेस का काम करते हैं, इन कॉन्टैक्ट। समझ गए? जहां दो डिफरेंट फेजेस होंगे वहां उसको बताया जाता है वर्टिकल लाइन से। जहां दो डिफरेंट फेजेस होंगे वहां बताया जाता है वर्टिकल लाइन से। अब कॉमा से क्या बताया जाता है? however कॉमा लैंग्वेज में लिख के बताऊंगा कॉमा। however कॉमा is used when two species in same phase, जब दो स्पीसीज सेम फेज की कांटेक्ट में हो, आर इन कांटेक्ट। चलिए, जब मान लीजिए दो फेज स्पीसीज हैं जो सेम फेज में, अगर वो एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में हैं तो उसको आप कॉमा से रिप्रेजेंट करेंगे। और अगर वो दो स्पीसीज अलग अलग फेजेस में हैं तो उसे वर्टिकल लाइन से। एक एग्जांपल बताता हूं, प्लेटिनम या चार्ज कैरियर है ना। Fe2 प्लस एक्वस एक सॉल्यूशन है, उसमें एक होमोजेनियस मिक्सचर है Fe2 प्लस का, जो कि कांटेक्ट में है किसके साथ? Fe3। इन दोनों का फेज सेम है ना, कॉमा लगाया है। इन दोनों का फेज सेम है। कौन सा पार्ट है ये? गैल्वेनिक सेल में। कौन सा पार्ट है ये गैल्वेनिक सेल में? एनोड पार्ट, एनोडिक पार्ट है, एनोडिक पार्ट। ऑक्सीडेशन हाफ सेल है, बीच में सॉल्ट ब्रिज, कॉपर 2 प्लस एक्वस चेंजेस इनटू कॉपर। अब जरा मुझे समझो, बताओ, ये खुद चार्ज कैरियर है तो यहाँ कोई जरूरत नहीं, एक्वस तो चार्ज कैरियर बन नहीं सकता, तो चार्ज कैरियर किसको बनाएंगे? प्लेटिनम। तो प्लेटिनम का काम यहाँ पर क्या है? प्लेटिनम का वायर है, प्लेटिनम का रॉड का काम सिर्फ यहाँ पर क्या है? इलेक्ट्रॉन को लाने और ले जाने का काम है, बट ये रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं हो सकता। दोनों ही एक्वस है, जब दोनों ही सेम फेज में है तो इसको हमने किससे समझाया? एक कॉमा से सेपरेट किया। यहाँ दोनों अलग अलग फेजेस में है तो हमने इसको किससे सेपरेट किया? वर्टिकल लाइन से सेपरेट किया है। जरा ये वाला कौन सा हिस्सा है? ये वाला कैथोडिक पार्ट है, ये वाला कैथोडिक पार्ट है, ये वाला कैथोडिक पार्ट है। ये रिडक्शन हाफ सेल है, ये रिडक्शन हाफ सेल है, ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल है। जरा चलिए इक्वेशन बनाते हैं। तो एनोड पर क्या होगा जरा बताओ जल्दी से। एनोड पे क्या होगा? एनोड पे होगा Fe2 पॉजिटिव is converted into Fe3 positive aqueous, Fe2 positive aqueous प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। ये एनोड की इक्वेशन होगी। कैथोड की इक्वेशन क्या होगी? पॉजिटिव कैथोड की इक्वेशन क्या होगी? कॉपर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन चेंजेस इनटू कॉपर, कॉपर प्लस 2 एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन चेंजेस इनटू कॉपर। आपको क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन को कैंसिल करना पड़ेगा, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 से मल्टीप्लाई करने पे ये 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे। बताओ नेट सेल रिएक्शन क्या बनेगी? नेट सेल रिएक्शन बनेगी 2Fe2 प्लस एक्वस, 2Fe2 प्लस एक्वस प्लस Cu2 प्लस एक्वस चेंजेस इनटू 2Fe3 प्लस एक्वस। रेडॉक्स होती है ना,
रिडॉक्स में इलेक्ट्रॉन कैंसिल होते हैं। अगर मैंने आपको सिखाया था, अगर मैं ऐसे इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट करूं, इसका मतलब होता है दोनों पार्ट ऐड हो रहे हैं। 2Fe3 प्लस एक्वस प्लस Cu सॉलिड, ये इक्वेशन आपकी बन गई। तो ये कहलाएगी नेट सेल रिएक्शन, ये कहलाएगी नेट सेल रिएक्शन। तो जहां दोनों के फेजेस अलग अलग हों, जहां दोनों के फेजेस अलग अलग हों, वहां हम उन्हें सेपरेट करते हैं किससे? कॉमा से, वो वर्टिकल लाइन से। और जहां दोनों के फेजेस सेम हों, उन्हें हम वहां सेपरेट करते हैं, सुन रहे हैं, कॉमा से। एक एग्जांपल लिख दिया है, ये मैंने एग्जांपल ले लिया है 1, मैंने एग्जांपल ले लिया 1। प्लेटिनम सॉलिड होता है, इसको एक्वा से सेपरेट करने के लिए मैंने वर्टिकल लाइन यूज की है। ये जो डबल वर्टिकल लाइन है ये यूज करते हैं सॉल्ट ब्रिज के लिए। अब आते हैं हम तीसरा केस। पहला केस हो गया जब दोनों के फेजेस अलग अलग होंगे तो वर्टिकल लाइन से, जब दोनों के फेजेस सेम होंगे तो कॉमा से। अब गैस के केस में क्या करते हैं? गैस के केस में अगर कोई गैस आ जाए तो उसके केस में क्या करते हैं? गैस के केस में क्या करते हैं? इनर्ट इलेक्ट्रोड के जस्ट बाद आपको गैस को लिखना पड़ता है। अगर ऑक्सीडेशन हाफ सेल में कोई गैस इन्वॉल्व हो जाए, अगर ऑक्सीडेशन हाफ सेल में कोई गैस इन्वॉल्व हो जाए तो उसको जस्ट इनर्ट चार्ज कैरियर जो होते हैं इलेक्ट्रोड उनके जस्ट बाद में लिखना होता है। और अगर कैथोडिक साइड पे कोई गैस इन्वॉल्व हो जाए तो चार्ज कैरियर बिफोर गैस लिखना पड़ता है। चार्ज कैरियर से पहले गैस को लिखना पड़ता है, बिफोर लिखना पड़ता है। और इस केस में एनोडिक पार्ट में चार्ज कैरियर के बाद में लिखना पड़ता है। उसमें चार्ज कैरियर से पहले गैस को लिखना पड़ता है कैथोडिक पार्ट में, एनोडिक पार्ट में चार्ज कैरियर के बाद लिखना पड़ता है। चलिए इस बात को भी लिख रहे हैं। अगर कोई गैस इन्वॉल्व हो जाए, अगर ये कोई गैस इन्वॉल्व हो जाए, ये सब IUPAC ने बोला है, आप अपनी मर्जी से नहीं मान सकते, ये सब IUPAC ने बोला है। थर्ड केस, अगर कोई गैस इन्वॉल्व हो जाए, जैसे मैं एक एग्जांपल समझाता हूं, देखो उधर प्लेटिनम H2 गैस चेंजेस इनटू HCl एक्वस, बीच में सॉल्ट ब्रिज KCl एक्वस चेंजेस इनटू Cl2 गैस, बाद में प्लेटिनम। मैं आपको ये बता रहा हूं, ये वाला हिस्सा एनोड पार्ट है, ये वाला हिस्सा एनोड पार्ट है, ये वाला हिस्सा कैथोडिक पार्ट है। कैथोडिक पार्ट में ये वाला हिस्सा एनोडिक पार्ट है, ये वाला हिस्सा कैथोडिक पार्ट है। एनोडिक पार्ट में चार्ज कैरियर के बाद में लिखना पड़ता है गैस को। एनोडिक पार्ट में चार्ज कैरियर के बाद में लिखना पड़ता है गैस को। कैथोडिक पार्ट में चार्ज कैरियर से पहले लिखना पड़ता है गैस को। एनोडिक पार्ट में चार्ज कैरियर के बाद में लिखना होता है गैस को, आफ्टर। इसमें चार्ज कैरियर से बिफोर लिखना पड़ता है। चार्ज कैरियर से पहले गैस आएगी अगर कैथोडिक साइड पे कोई गैस इन्वॉल्व होगी, अगर एनोडिक साइड पे कोई गैस इन्वॉल्व होगी तो चार्ज कैरियर के बाद में आएगी। और आपको मालूम है गैस के केस में गैस का तो इलेक्ट्रोड बन नहीं सकता, तो फिर किसका इलेक्ट्रोड बनाना पड़ेगा? प्लेटिनम का। सुना ध्यान से, अगर एनोडिक पार्ट में कोई गैस इन्वॉल्व होगी तो चार्ज कैरियर के बाद में, और कैथोडिक पार्ट में अगर कोई गैस इन्वॉल्व होगी तो चार्ज कैरियर से पहले। चलिए इसको लैंग्वेज में लिखते हैं। इन केस गैस हाफ सेल और गैस इलेक्ट्रोड the gas shall be represent just after electron carrier in anode part। मैं फिर बता रहा हूं, एनोड पार्ट में चार्ज कैरियर के बाद, and just before electron carrier in cathode part। नहीं समझे? अगर कोई गैस इन्वॉल्व हो जाए एनोड में या कैथोड में तो उस केस में, एनोड के केस में जस्ट चार्ज कैरियर के बाद में, चार्ज कैरियर के बाद में एनोड वाले पार्ट में, चार्ज कैरियर से पहले कैथोड वाले पार्ट में। इस वाले पार्ट में क्या होगा प्यारे बच्चों, बोलो? एनोड पार्ट का क्या होता है? ऑक्सीडेशन। कैथोड पार्ट का क्या होता है? रिडक्शन।
चलिए रिडक्शन ऑक्सीडेशन समझते हैं। क्या बनेगी इक्वेशन एनोड पार्ट पर? एनोड पार्ट में क्या होगा, H2 जो है वो कन्वर्ट होगा 2H प्लस में, और कितने इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा। H2 HCl में कौन मिलेगा, H प्लस, H2 कन्वर्टेड इनटू H प्लस, ये गैस है, ये एक्वस है। कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए, 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, ये न्यूट्रल 2H प्लस प्लस 2। कैथोड वाले पार्ट पे क्या होगा, रिडक्शन, Cl2 ने इन 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया, क्लोराइड में कन्वर्ट हो गया, 2Cl माइनस, एक Cl एक इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, 2 Cl 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, ये कन्वर्ट हो गया 2Cl माइनस। 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, कैंसिल हो गए। क्या इक्वेशन बनी, H2 गैस प्लस Cl2 गैस गिव्स 2H प्लस एक्वस प्लस 2Cl माइनस एक्वस। सही है, ये तो इक्वेशन बनेगी। H2 गैस H प्लस में कन्वर्ट हो रहा है, Cl2 गैस Cl माइनस में कन्वर्ट हो रही है, तो एनोड पार्ट पे ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड पार्ट पे रिडक्शन होगा। तो एनोड पार्ट पे ऑक्सीडेशन, कैथोड पार्ट पे रिडक्शन। याद रखिएगा बच्चों, मैं फिर से बता दूं, गैस के केस में कंसंट्रेशन कंसीडर नहीं किया जाता। गैस के केस में आप क्या कंसीडर करेंगे, गैस के केस में क्या कंसीडर करेंगे, जब न्यूमेरिकल करेंगे तो गैस के केस में प्रेशर कंसीडर करेंगे, गैस के केस में प्रेशर कंसीडर करेंगे, ठीक है। आयंस के केस में क्या कंसीडर करेंगे, आयंस के केस में कंसंट्रेशन कंसीडर करेंगे, आयंस के केस में कंसंट्रेशन कंसीडर करेंगे, गैस के केस में प्रेशर कंसीडर करेंगे, गैस के केस में प्रेशर कंसीडर करेंगे, आयंस के केस में कंसंट्रेशन कंसीडर करेंगे। प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड का कंसंट्रेशन यूनिटी लेंगे, प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड का कंसंट्रेशन यूनिटी लेंगे। जो प्योर लिया जा प्योर होता है उसका कंसंट्रेशन कंसीडर नहीं किया जाता, इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में सिखाऊंगा। जो प्योर होता है उसका कंसंट्रेशन कैलकुलेट, कंसंट्रेशन कंसीडर नहीं किया जाता। तो आपको याद रहेगा, जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, आयंस का कंसंट्रेशन लेंगे, गैस का प्रेशर लेंगे, आयंस का कंसंट्रेशन लेंगे, गैस का प्रेशर लेंगे। प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड का कंसंट्रेशन यूनिटी लेंगे। जो लेफ्ट साइड है उसका ऑलवेज ऑक्सीडेशन होना है, जो राइट साइड है उसका ऑलवेज रिडक्शन होना है। बाकी चीजें मैं अगले लेक्चर में कराऊंगा, ठीक है। तो इतनी कहानी हो गई है।